फ्रेंड्स, मैं नूपुर तेजस्वी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो डेली डोज पर। आज हम 3 जून के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे और आज की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और डेली की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं 3 जून के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाई जाती है, सी आंसर सही है, 2 जून को। 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाई जाती है। 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत के आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था। जिसके बाद जब 29वां राज्य बना तेलंगाना, तो उनके पहले मुख्यमंत्री बने के चंद्रशेखर राव और पहले राज्यपाल बने हैं ESL नरसिम्हन, जो पहले राज्यपाल बने। साथ ही बता दें कि तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना और हाल ही में तेलंगाना सरकार ने लोगों को सैनिटाइज करने के लिए वी शेप टनल स्थापित किया था। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में लोगों को सैनिटाइज करने वाली एक वी शेप टनल की स्थापना की थी। ठीक है, साथ ही बता दें कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन, मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव और चीफ जस्टिस है राघवेंद्र सिंह चौहान जी। हाल ही में 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाया गया था और साथ ही वैश्विक अभिभावक दिवस भी 1 जून को मनाया गया। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस डे में आती हैं। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और 1 जून को ही वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया गया और 2 जून को तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस चक्रवाती तूफान का असर महाराष्ट्र, गुजरात और दमन दीव पर होगा? वह चक्रवाती तूफान है, बी आंसर सही है हमारा, निसर्ग चक्रवाती तूफान का असर महाराष्ट्र, गुजरात और दमन दीव पर। ये जो निसर्ग चक्रवाती तूफान है अरब सागर से उठा हुआ चक्रवाती तूफान है और निसर्ग के नाम रखा गया है बांग्लादेश ने। निसर्ग का नाम, चक्रवाती तूफान का नाम किसने रखा? बांग्लादेश ने। निसर्ग का अर्थ होता है, यह बंगाली शब्द है निसर्ग, इसका अर्थ होता है प्रकृति, ये याद रखिएगा। और 2020 में जारी 169 नामों की लिस्ट में इसे चुना गया है निसर्ग। अप्रैल 2020 में 169 एक तूफानों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें पहला नाम है निसर्ग। ठीक है, और इसे भारतीय मौसम विभाग ने इस लिस्ट को जारी किया था। और साथ ही बता दें कि हाल ही में अम्फान तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा पर भारी तबाही मचाई थी और इस अम्फान तूफान जो 64 लिस्ट थी, अम्फान चक्रवाती तूफानों की लिस्ट थी, 64 लिस्ट में लास्ट नाम था अम्फान तूफान। चूँकि अब ये लिस्ट खत्म हो गई थी, तो भारतीय मौसम विभाग ने 1 अप्रैल 2020 को 169 तूफान के नामों की लिस्ट फिर से जारी की और इसमें पहला नाम है निसर्ग। ठीक है, और निसर्ग किसने दिया इस नाम को? बांग्लादेश ने। और बंगाली शब्द है ये निसर्ग, इसका अर्थ होता है प्रकृति, ये याद रखिएगा। और ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है? अरब सागर से उठा हुआ है यह चक्रवाती तूफान। कहाँ पर असर डालेगा? महाराष्ट्र, गुजरात और दमन दीव पर असर डालेगा। ठीक है, और साथ ही बता दें कि साल 2004 में चक्रवाती तूफान के नाम रखने की प्रक्रिया शुरू हुई। विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र की प्रशांत एशियाई क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक आयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत चक्रवातों का नाम रखा जाता है। हिंद महासागर के 8 उत्तरी देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड ये मिलकर इन चक्रवातों का नाम रखते हैं। ठीक है, साथ ही बता दें कि भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी 1875 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। तो ये तो था चक्रवाती तूफान असर करेगा महाराष्ट्र, गुजरात और दमन दीव पर। इस चक्रवाती तूफान का नाम है निसर्ग। इसे किसने दिया? बांग्लादेश ने नाम दिया है। पहला इस लिस्ट, जो चक्रवाती तूफानों की लिस्ट के नाम में पहला नाम है निसर्ग, इसका अर्थ होता है प्रकृति। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही बता दें कि बांग्लादेश ने इसका नाम रखा था, तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टाका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना और राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। हाल ही में भारत और बांग्लादेश ने 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा,
बागवानी फसलों के उत्पादन के संबंध में 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी हुए। कुल बागवानी उत्पादन कितने मिलियन टन रहने का अनुमान है? इसका आंसर है बी आंसर सही है, 120.48 मिलियन टन रहने का अनुमान है। ठीक है, किसमें? बागवानी फसलों के उत्पादन के संबंध में 2019-20 के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किया गया। कुल बागवानी उत्पादन 320.48 मिलियन टन रहने का अनुमान लगाया गया है। कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के रकबे और उत्पादन के संबंध में 2019-20 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान जारी किया। और साथ ही बता दें कि भारत के कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ई नैम पोर्टल पर 177 नई मंडियों का एकीकरण किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? वह राज्य है, बी आंसर सही है, दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राज्य ने अस्पताल में बेड और वेंटिलेटर के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इसका नाम है दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन। एक लॉन्च किया है दिल्ली सरकार ने। किस लिए? अस्पतालों की अपडेट्स रखने के लिए, अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना मोबाइल ऐप लॉन्च किया। ये मोबाइल ऐप है दिल्ली कोरोना। इसको लॉन्च किया है सीएम अरविंद केजरीवाल ने। ठीक है, और साथ ही बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एक 5T प्लान जारी किया था। एक 5T योजना में टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीमवर्क और ट्रैकिंग शामिल है। ठीक है, और दिल्ली राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से प्रभावित संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू भी किया था। पहले तो उसने 5T प्लान जारी किया, साथ ही ऑपरेशन शील्ड भी दिल्ली सरकार द्वारा जारी किया गया। और दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए ऐप एक्सेस कोरोना लॉन्च किया था। एक्सेस कोरोना लॉन्च किया कोविड-19 हॉटस्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए। ये तो दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया। और हाल ही में दिल्ली कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया दिल्ली सरकार ने। सीएम अरविंद केजरीवाल ने इसे लॉन्च किया है और अस्पतालों के लाइव अपडेट मिल सके इसलिए दिल्ली कोरोना इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव कब होंगे? इसका आंसर है ए आंसर सही है हमारा, 17 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव होगा। 17 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव होगा और 5 गैर स्थायी सदस्यों के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के चुनाव 17 जून 2020 को होंगे। फ्रांस में जून के महीने के लिए परिषद की अध्यक्षता ली है। किसने ली है? इसकी अध्यक्षता किसने ली है? फ्रांस ने। और कब होगा? 17 जून 2020 को होगा। और एशिया प्रांत खंड के 2021-22 के कार्यकाल के लिए भारत एक स्थायी सीट के लिए उम्मीदवार है। ओके, अब संयुक्त राष्ट्र के बारे में सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक अंग है जिसका उत्तरदायित्व है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। साथ ही ऐसे किसी निर्णय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, साथ ही बता दें कि सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य और 10 अल्पकालिक सदस्य हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों से मिलकर बना है। ये 6 प्रमुख अंग हैं: सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्याय संस्था परिषद। ये 6 संयुक्त राष्ट्र संघ 6 अंग होते हैं इसके। ठीक है, और इसके परिषद के 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अल्पकालिक सदस्य होते हैं। ठीक है, साथ ही बता दें कि मुख्यालय इसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और मूल संगठन है संयुक्त राष्ट्र। इतना याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। और इसकी चुनाव कब होगा? 17 जून को। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? फ्रांस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है,
125वें वार्षिक सत्र से चर्चा में रहे भारतीय उद्योग परिसंघ की विषय क्या थी? इसका आंसर है ए, आंसर सही है हमारा, गेटिंग ग्रोथ बैक। गेटिंग ग्रोथ बैक इस भारतीय उद्योग परिसंघ की विषय थी। क्या था? गेटिंग ग्रोथ बैक। 125वें वार्षिक सत्र में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योग संगठन भारतीय ग्रोथ परिसंघ के वार्षिक सत्र को संबोधित किया। किसने संबोधित किया इसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा यह चर्चा हुई और इसका विषय था गेटिंग ग्रोथ बैक। और यह कौन सा सत्र था इसका? 125वें सत्र था। ठीक है, ये 3 चीज याद रखिएगा। किसने इसका संबोधन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पर चर्चा हुई और भारतीय उद्योग परिसंघ के सब्जेक्ट था गेटिंग ग्रोथ बैक। और कौन से सत्र का था यह? 125वीं वार्षिक सत्र का था यह विषय। और उद्योग संगठन की स्थापना हुई थी 1895 में। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा, इतनी चीजें याद रखिएगा। साथ ही भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना हुई 1895 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और अध्यक्ष है विक्रम श्रीकांत किर्लोस्कर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020 में ब्रिटेन में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारतीय कंपनी का दर्जा हासिल किया है? यह कंपनी है, आंसर है बी, आंसर सही है, ईईएसएल कंपनी ने इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020 में ब्रिटेन में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारतीय कंपनी का दर्जा हासिल कर लिया है। साथ ही ईईएसएल का फुल फॉर्म है एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड। ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ईईएसएल की संयुक्त उद्यमी कंपनी एनर्जी प्रो एसेट्स लिमिटेड ब्रिटेन में सबसे तेजी से विकास करने वाली भारतीय कंपनी के रूप में उभरी हुई है। और उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ तथा ग्रॉथ थॉर्टन द्वारा विकसित इंडिया मीट्स ब्रिटेन ट्रैकर 2020 में ब्रिटेन में सबसे तेजी से बढ़ने वाली भारतीय कंपनी का दर्जा दिया। साथ ही बता दें कि ईईएसएल के प्रबंध निदेशक है सौरभ कुमार और ईईएसएल का फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, ये याद रखिएगा। साथ ही बता दें कि हाल ही में ब्रिटेन के बारे में बात हो रही है। तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, इसकी करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में किस समिति ने फिल्मी गतिविधियों से जुड़े संस्थानों के युक्तिकरण और व्यावसायिकता से संबंधित अपनी रिपोर्ट आईटी मंत्रालय को प्रस्तुत किया? इसका आंसर है सी, आंसर सही है, विमल जुल्का समिति ने अपनी रिपोर्ट आईटी मंत्रालय को प्रस्तुत किया। विमल जुल्का समिति ने फिल्मी गतिविधि से जुड़े संस्थानों के युक्तिकरण और व्यावसायिकता के संबंधित अपनी रिपोर्ट आईटी मंत्रालय को प्रस्तुत किया। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा, डी आंसर सही है, अमित पंघाल को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। किसके द्वारा? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ये हैं अमित पंघाल जी, जिसे इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। साथ ही विकास कृष्णन को भी इस खेल अवार्ड के लिए नामित किया गया है। अमित पंघाल और विकास कृष्णन दोनों को, जो बॉक्सर हैं, उन्हें इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया। साथ ही बता दें कि द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए फेडरेशन ने महिला टीम के राष्ट्रीय कोच मोहम्मद अली कमर और सहायक कोच छोटे लाल यादव को नामित किया। ये चीज याद रखिएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अमित पंघाल और विकास कृष्णन को जो बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित किया गया है। साथ ही द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए कोच मोहम्मद अली और सहायक कोच छोटे लाल यादव को नामित किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ ही बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई ने क्रिकेटर रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है। यह है रोहित शर्मा, इनको राजीव गांधी खेल
पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, ये क्रिकेटर है। उसके साथ ही इसमें जो अर्जुन पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है, दीप्ति शर्मा, शिखर धवन और ईशांत शर्मा को अर्जुन पुरस्कार के लिए, और रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है 2020 के लिए। और साथ ही बीसीसीआई ने इसे नामित किया है, और बीसीसीआई का निर्माण दिसंबर 1928 में हुई और मुख्यालय है मुंबई, और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली जी। अब राजीव गांधी खेल रत्न के बारे में जान लेते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी, और पहले पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले पहले खिलाड़ी थे शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद जी को यह पहला पुरस्कार मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और कब मिला था? 1992 में। और साथ ही बता दें कि ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में पुरस्कार के विजेता को 7.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। किसमें? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। और इस पुरस्कार को हर साल खेल और युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसे खेल और युवा मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, और हमारे खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू जी। ठीक है, ओके दोस्तों, इतनी सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया? इसका आंसर है सी, आंसर सही है लोलिना बोर्गोहिन को बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया। देख लेते हैं, ये है लोलिना बोर्गोहिन। ठीक है, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन ने अर्जुन पुरस्कार के लिए लवलीना बोर्गोहिन को नामित किया है। साथ ही सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक को भी इस अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ठीक है, तीनों बॉक्सर है। ओके, चलिए अब साथ ही बता दें कि अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाने वाला एक ऐसा पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार की आरंभ हुआ था 1961 में, और पुरस्कार स्वरूप 5 लाख रुपये राशि दी जाती है, और जो अर्जुन की कांस्य प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस अर्जुन पुरस्कार के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाई कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वर्चुअल रियलिटी बॉक्स बनाया। इस बॉक्स का उपयोग क्या है? इस बॉक्स का उपयोग है कोरोना संक्रमितों की पहचान करने के लिए। हाई कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वर्चुअल रियलिटी बॉक्स बनाया, इसलिए कोरोना संक्रमितों की पहचान करने के लिए भीड़ वाले इलाके में कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए हाई कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने वर्चुअल रियलिटी बॉक्स बनाया। साथ ही वर्चुअल रियलिटी बॉक्स का प्रोटोटाइप मॉडल HBTU के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रथम वर्ष के स्वप्निल त्रिपाठी और प्रद्युम्न ने तैयार किया है। उन्होंने आइडिया को इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेल में दिया है। ठीक है, और साथ ही बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है, जैसे कि थर्मल कैमरे को, ये जो थर्मल कैमरा है उसको हेलमेट की तरह हम लगा सकते हैं। इसे मोबाइल से लीड के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, मोबाइल के साथ जोड़ा जाएगा, और जब मोबाइल में वर्चुअल रियलिटी बॉक्स से इसे जोड़ा जाएगा, साथ ही थर्मल कैमरा भीड़ में वीडियो लेगा, इसे मोबाइल में भेजेगा। मोबाइल में आई वीडियो बॉक्स के माध्यम से आसानी से पता लगाया जा सकता है कि भीड़ में किस व्यक्ति का तापमान टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, और इससे उस कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान आसानी से हो जाएगी इस वर्चुअल रियलिटी बॉक्स के थ्रू। ठीक है, इसे किसने बनाया है? हार्ड कोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बनाया है। ठीक है, कोरोना संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया है? वह रेटिंग एजेंसी है मूडीज। सी, आंसर सही है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने ये एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी है जो भारत की सॉवरेन रेटिंग को BAA2 से घटाकर BAA3 कर दिया, काफ़ी कम कर दिया है। इसलिए क्योंकि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था लॉकडाउन की स्थिति की वजह से अर्थव्यवस्था में काफ़ी कमी आई है, इसलिए
मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने इसकी रेटिंग को घटाकर Baa3 कर दिया है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है, साथ ही बता दें मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के सीईओ हैं रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर और मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में भारत की अगली राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? ब्रिटेन में भारत की अगली राजदूत नियुक्त हुई है, सी आंसर सही है, गायत्री इस्तर कुमार को। गायत्री इस्तर कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही ये हैं गायत्री इस्तर कुमार जी, जिन्हें जो 1886 बैच की भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं। गायत्री इस्तर कुमार को यूनाइटेड किंगडम ने भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया और वह वर्तमान में बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपीय संघ के भारतीय राजदूत हैं। गायत्री इस्तर कुमार जी बेल्जियम, लक्समबर्ग और यूरोपीय संघ के प्रेजेंट राजदूत हैं, जिन्हें अब ब्रिटेन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, और साथ ही बता दें कि ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग और प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन जी, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे कुवैत राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? उनका नाम है, बी आंसर सही है हमारा, सीबी जॉर्ज को। सीबी जॉर्ज को कुवैत राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त। साथ ही बता दें कुवैत के बारे में, कुवैत की राजधानी है कुवैत सिटी और मुद्रा है कुवैती दिनार। प्रधानमंत्री है साहब अल खालिद अल सबा। ओके, ये है कुवैत के बारे में। और कुवैत के भारत के अगले राजदूत बने हैं सीबी जॉर्ज। ठीक है, और साथ ही बता दें कि हाल ही में दीपक मित्तल को कतर का भारत का अगला राजदूत बनाया गया। किसे? कतर में दीपक मित्तल को भारत का अगला राजदूत बनाया गया। बहरीन में पीयूष श्रीवास्तव को अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है और स्लोवेनिया में नम्रता एस कुमार को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया और ऑस्ट्रेलिया में जयदीप मजूमदार को नियुक्त किया गया है भारत के अगले राजदूत के रूप में और प्रतिभा पारकर को अंगोला गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया और नाइजर गणराज्य में पीके नायर को भारत का अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। साथ ही बता दें कि सिंगापुर में भारत के उच्चायुक्त पी कुमारन को नियुक्त किया गया है। ओके, और ये सब याद रखिएगा। ये तो थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हाल ही में नियुक्ति हुई है, जो राजदूत के रूप में नियुक्त हुई है। ओके, और कुवैत राज्य के भारत में अगले राजदूत बने सीबी जॉर्ज, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, के.एन. लक्ष्मणन का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? के.एन. लक्ष्मणन एक राजनेता थे। ए आंसर सही है हमारा, के.एन. लक्ष्मणन एक राजनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के.एन. लक्ष्मणन का 92 साल की उम्र में 1 जून 2020 को निधन हो गया। लक्ष्मणन 2 बार भारतीय जनता पार्टी की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष रहे हैं और 2001 में से 2006 के बीच लक्ष्मणन ने चेन्नई में मालापुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। ये है के.एन. लक्ष्मणन जी, जो 92 साल की उम्र में हाल ही में इनका निधन हो गया। अब तमिलनाडु के बारे में बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में हाल ही में तमिलनाडु के तंजावुर नेति वर्क्स, आरामबाउर वुड कार्विंग और कोविलपट्टी कदलाई मिठाई को जीआई टैग मिला। ठीक है, तमिलनाडु में कोविलपट्टी कदलाई मिठाई, आरामबाउर वुड कार्विंग और तंजावुर नेति वर्क्स को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु को 58 से बढ़ाकर 59 कर दिया। ओके, और केंद्र सरकार ने तमिलनाडु राज्य के साथ मिलकर आरोग्य सेतु IVRS सुविधा भी शुरू की। यह है तमिलनाडु के बारे में। साथ ही बता दें कि तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। इसकी राजधानी है चेन्नई। राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, EK पलानीस्वामी और चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप सिंह। दोस्तों ये तो था तमिलनाडु के बारे में। और साथ ही बता दें कि हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी जी का निधन हो गया 74 वर्ष की आयु में। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जी का निधन हो गया। और साथ ही राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का 84 साल की उम्र में निधन हो गया।
ये तो था राजनीति से जुड़े हुए लोग जिनके हाल ही में निधन हुआ, और KN लक्ष्मणन का जो एक राजनेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों ये तो था 3 जून के करंट अफेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 जून के करंट अफेयर्स के बाद रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को। वैश्विक अभिभावक दिवस मनाया जाता है 1 जून को। और प्रधानमंत्री द्वारा MSME के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन AI डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग से लैस एक पोर्टल लॉन्च का शुभारंभ किया गया, वह है चैंपियन पोर्टल का शुभारंभ किया गया। MSME ने हालिया संशोधन के अनुसार निवेश और टर्नओवर के संदर्भ में मध्यम उद्योग की परिभाषा क्या है? 50 करोड़ और 250 करोड़। हाल ही में रेहड़ी विक्रेताओं के लिए किस माइक्रो क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई? वह है PM स्वनिधि माइक्रो क्रेडिट योजना की शुरुआत की गई। किस राज्य सरकार ने प्रवासियों का डेटाबेस बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल स्किल रजिस्टर लॉन्च किया? वह है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य गरीबों को मुफ्त इंटरनेट प्रदान करेगा? वह राज्य है केरल। किस देश ने पुलिस हिरासत में अफ्रीकी अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का व्यापक विरोध देखा? वह है अमेरिका। खेल मंत्री के द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले खिलाड़ियों की कोचिंग के लिए किस पहल की शुरुआत की गई? वह पहल है खेलो इंडिया पाठशाला। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामांकित किया है? वह है रोहित शर्मा को। किस संस्थान ने अल्ट्रा स्वच्छ नाम की एक प्रणाली विकसित की? वह है DRDO ने। सरकार ने कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए बैंक से अल्पकालिक कर्ज चुकाने के लिए समय सीमा कब तक बढ़ाई है? 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दी है। सरकार ने कितने खरीफ फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 50-80% बढ़ाने का फैसला किया है? वह 14 खरीफ फसलों को। और इस्पात मंत्रालय में सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के रसायन और पेट्रो रसायन विभाग के सचिव के रूप में किसने पदभार संभाला? RK चतुर्वेदी जी ने। और लास्ट क्वेश्चन है, वाजिद खान का निधन हो गया, वह एक गायक और संगीतकार थे। ठीक है दोस्तों, ये तो था 3 जून के करंट अफेयर्स जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए और लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड डे, बाय, थैंक यू।